टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जिस दिन दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज अपने पहले सफर के लिए निकलता है। इसका ये सफर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी तक था। इसमें लगभग 2200 लोग सवार थे, जिसमें से 900 क्रू मेंबर थे। इन सवार लोगों में आम लोगों से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी और बिलियनर मौजूद थे, लेकिन इनको क्या पता था इनका ये सफर आखिरी होने वाला है। टाइटैनिक के इस पहले सफर के लिए पब्लिक, पैसेंजर और मीडिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। टाइटैनिक इतना बड़ा और खूबसूरत था कि बिना कोई सफर किए अपने कंस्ट्रक्शन के वक्त से ही बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका था। उसको देखने के लिए सी पोर्ट के पास लगभग 1 लाख से भी ज्यादा पब्लिक जमा हो चुकी थी। लोगों ने टाइटैनिक के बारे में जितना पढ़ा और सुना था वो सामने से देखने में उससे भी कई ज्यादा खूबसूरत और आलीशान था। ये जहाज 269 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ा था और 53 मीटर ऊंचा था। ये हाइट लगभग 10 फ्लोर की बिल्डिंग से भी ज्यादा होती है। टाइटैनिक बाहर से देखने में जितना ज्यादा खूबसूरत था उससे कई ज्यादा लग्जरी अंदर से था। उसके आगे अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल भी फेल थे। ये जितना ज्यादा लग्जरी था उससे कई ज्यादा इसके सेफ्टी फीचर्स थे। इसके कंस्ट्रक्शन में इस तरह की टेक्निक का यूज किया गया था कि इसका डूबना इम्पॉसिबल था। इसमें डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था जो इसे बहुत ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाता था। दरअसल सफर के वक्त शिप का निचला हिस्सा पानी में डूबा हुआ रहता है। ऐसे में उसका किसी भी अंदरूनी चट्टान या किसी और चीज से टकराने का खतरा बना रहता है। इसलिए टाइटैनिक के केस में डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था। अगर किसी भी वजह से टाइटैनिक किसी चट्टान या कोई और चीज से टकराता तो उसका ये फ्यूचर उसे डूबने से बचा सकता था। टाइटैनिक का दूसरा सबसे बड़ा फ्यूचर ये था कि उसे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। यानी अगर टकराव की वजह से सुराग हो भी जाता तो ये पानी किसी और कंपार्टमेंट में नहीं जाता। ये सेफ्टी फीचर बाकी सभी कंपार्टमेंट को महफूज रखते हुए शिप को डूबने से बचा सकता था। द व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का ये सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सेफ शिप था। इसे नॉर्दर्न आयरलैंड के बेलफास्ट सिटी में बनाया गया था। इसको बनाने में 3000 वर्कर ने लगातार 3 साल तक काम किया था, जिसमें $7.5 मिलियन का खर्चा हुआ था। इसकी बनावट और मजबूती पर व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को इतना भरोसा था कि उन्होंने इसे अनसिंकेबल शिप का नाम दिया था, यानी ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था। 2 अप्रैल 1912 को एक छोटी सी ट्रायल के बाद टाइटैनिक को 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफर के लिए रवाना कर दिया जाता है, जो कि साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी तक के था। टाइटैनिक की कमांड 62 साल के कैप्टन जॉन स्मिथ के हाथों दी गई थी। कैप्टन स्मिथ व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के सबसे ज्यादा भरोसेमंद कैप्टन थे, जो इस कंपनी के साथ 32 साल काम कर चुके थे। कैप्टन को सख्त ऑर्डर दिए गए थे कि 7 दिन में टाइटैनिक को 17 अप्रैल 1912 की सुबह तक न्यूयॉर्क सिटी पहुंचाना है। इस तरह कंपनी टाइटैनिक को लेकर एक मिसाल कायम करना चाहती थी कि टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत जहाज ही नहीं बल्कि रफ्तार में भी दूसरे जहाजों से आगे है। कैप्टन ने ऑर्डर को फॉलो करते हुए टाइटैनिक को 23 से 24 नॉट्स की स्पीड से चलाना शुरू किया। टाइटैनिक 10 अप्रैल की रात करीब 6:30 बजे अपने पहले स्टॉप फ्रांस में रुकता है, जहां से उसमें 274 पैसेंजर न्यूयॉर्क जाने के लिए सवार होते हैं। फ्रांस के चेयरबॉक्स से निकलने के बाद टाइटैनिक अगले दिन 11 अप्रैल करीब 11:30 बजे अपने अगले स्टॉप आयरलैंड के क्वीनस्टाउन पे रुकता है, जहां से उसमें 123 लोग और सवार होते हैं। अब टाइटैनिक को कोई स्टॉप नहीं था, अब उसे डायरेक्ट न्यूयॉर्क सिटी पहुंचना था। तो अब कैप्टन टाइटैनिक को न्यूयॉर्क सिटी की डायरेक्शन में फुल स्पीड में लेके जाता है। टाइटैनिक के अंदर हर तरफ चहल पहल थी और सभी पैसेंजर बहुत ज्यादा खुश थे और अपने सफर का भरपूर मजा ले रहे थे। लोगों ने टाइटैनिक के सफर के लिए अच्छी खासी रकम दी थी, जहां उस दौर के हिसाब से थर्ड क्लास टिकट की प्राइस लगभग 7 पाउंड थी और सेकंड क्लास टिकट की प्राइस लगभग 13 पाउंड थी। और वहीं लोगों ने उसकी फर्स्ट क्लास टिकट के लिए 30 पाउंड या उससे ज्यादा की रकम दी थी, जो आज के हिसाब से करीब 5 लाख होते हैं। कंपनी की डेडलाइन की वजह से कैप्टन ने तो जहाज को फुल स्पीड में चला रखा था, लेकिन बाकी पूरी टीम हर तरफ अच्छी तरह से नजर रख रही थी। शिप को अटलांटिक ओशियन में नॉर्थर्न ट्रैक के बजाय साउथर्न ट्रैक से लेके जाया जा रहा था। ऐसा इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि जनवरी और अगस्त के महीनों में नॉर्थर्न ट्रैक का मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है और बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें मौजूद होती है।
इसलिए टकराव से बचने के लिए साउथर्न ट्रैक से लाया जा रहा था। हालांकि ये लॉन्ग कट रास्ता है और नॉर्थर्न एक शॉर्टकट रास्ता है। उस दौर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जिसकी वजह से जहाज के आगे कोई चट्टान या कोई और चीज का पता लगाया जा सके। इसलिए शिप के ऊपर एक क्रू नेस्ट लगा होता था जिसके अंदर 1 या 2 मेंबर हमेशा रहते थे, जो दूरबीन के जरिए आगे आने वाली चीजों पर नजर रखते थे। इसे लुक आउट पॉइंट भी कहा जाता था। टाइटैनिक में ये काम फ्रेडरिक और रेगिनाल्ड ने संभाला होता है, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें आगे आने वाली चीजों पर बिना दूरबीन के ही नजर रखनी होती है, क्योंकि टाइटैनिक के एक ऑफिसर डेविड बिलियर को दूसरी शिप पे ट्रांसफर किया गया था किसी और काम की वजह से, और वो गलती से उस लॉकर की चाबी अपने साथ लेकर चले जाते हैं जिसमें दूरबीन रखी हुई होती है। किसी ने ये अंदाजा भी नहीं लगाया था कि एक छोटी सी गलती टाइटैनिक के डूबने की वजह बन जाएंगी। उस टाइम में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो जहाज के आगे आने वाली चीजों का अंदाजा लगा सके, इसलिए शिप को कोऑर्डिनेशन के साथ चलना पड़ता था। इसमें वायरलेस सिस्टम का यूज किया जाता था, जहां आगे चलने वाला जहाज पीछे चलने वाले जहाज को सभी तरह के खतरों का सिग्नल भेजा करता था। टाइटैनिक में ये वायरलेस सिस्टम की कमांड जैक फिलिप्स संभाले हुए थे, जो दूसरे जहाज के कांटेक्ट में थे। तेजी के साथ टाइटैनिक जब अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था तो 12 अप्रैल 1912 को फ्रेंच की एक शिप लेटरिंग से रास्ते में एक आइसबर्ग होने का सिग्नल मिलता है। इस वार्निंग को फिलिप्स कैप्टन तक पहुंचाते हैं, लेकिन इस वार्निंग पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती और टाइटैनिक की स्पीड को कम नहीं किया जाता। टाइटैनिक में जश्न का माहौल था और क्रू मेंबर अपने काम में लगे हुए थे। अब तक तो सब नॉर्मल था। टाइटैनिक अपने सफर के 4 दिन पूरे कर चुका था। जैसे ही 14 अप्रैल की सुबह होती है, टाइटैनिक को एक के बाद एक 7 आइसबर्ग होने की 7 वार्निंग आती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, कैप्टन इन वार्निंग के बाद भी टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं करता। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन जोसेफ भी टाइटैनिक में मौजूद थे। माना जाता है कि कैप्टन ने इस वार्निंग के बारे में जोसेफ को बताया था, तो उसने जहाज की स्पीड कम करने से बिल्कुल मना कर दिया था। जोसेफ नहीं चाहता था कि जहाज की स्पीड कम करने की वजह से टाइटैनिक अपने डेडलाइन से लेट पहुंचे। और 14 अप्रैल की रात को एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि उस रात में चांद नहीं निकलता और जो 2 मेंबर नेस्ट पे थे उन्हें आगे का कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी रात करीब 10:55 को एक फाइनल वार्निंग मिलती है एसएस कैलिफोर्निया शिप से। दोनों जहाज चंद किलोमीटर की दूरी पर थे। जब फिलिप्स को ये वार्निंग मिलती है तो इन वार्निंग से फिलिप्स पहले ही परेशान हो चुके थे, क्योंकि इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था और इन्होंने गुस्से में आकर एसएस कैलिफोर्निया जहाज से कनेक्शन तोड़ दिया। फिलिप्स को ये जानकारी दी गई थी कि ज्यादा चट्टानें होने की वजह से एसएस कैलिफोर्निया शिप अपना सफर आगे कंटिन्यू नहीं करेंगी और आज रात वहीं रुकेगी। ये जानकारी फिलिप्स ने आगे फॉरवर्ड नहीं की और उन्हें क्या पता था ये उनकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, जिसकी वजह से टाइटैनिक डूब जाएंगे। लास्ट वार्निंग के 35 मिनट बाद करीब रात के 11:30 बजे टाइटैनिक अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था और क्रू मेंबर आगे आने वाली सभी चीजों पर नजर रख रहे थे। तभी 9 मिनट बाद उन्हें एक बहुत बड़ी चट्टान दिखती है। बर्फ की चट्टान करीब 400 फीट लंबी और 100 फीट ऊंची होती है। उसे देखते ही फ्रेडरिक इमरजेंसी घंटी को 3 बार बजाता है और ऑफिसर को टेलीफोन करके इंफॉर्मेशन देता है कि आगे आने वाली चट्टान बहुत बड़ी है। फ्रेडरिक के बताने के बाद ऑफिसर तुरंत कैप्टन और सारी टीम को बताता है कि आगे बहुत बड़ी चट्टान है और सभी मेंबर एक्शन में आ जाते हैं और टाइटैनिक के इंजन को रिवर्स में चालू करने लगते हैं। जहाज को फुल स्पीड में लेफ्ट साइड में मोड़ा जाने लगा, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। जहाज बहुत ज्यादा स्पीड में था और रिवर्स इंजन चालू होने के बावजूद उसे रोका जाना इम्पॉसिबल था। उसके अलावा जहाज इतना बड़ा था कि उसे इतने कम डिस्टेंस में रोक पाना आसान नहीं था। इस सिचुएशन में टाइटैनिक की खूबियां ही उसकी खामियां बन चुकी थी। क्रू और पूरी टीम की पूरी कोशिश के बाद जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ दिया गया था, लेकिन फिर भी 11:40 को टाइटैनिक के आगे का राइट वाला हिस्सा चट्टान को टकरा जाता है और ये टकराव इतना ज्यादा तेज था कि इसने जहाज पर मौजूद सभी लोगों को हिलाकर रख दिया। ऐसे में टाइटैनिक का डबल बॉटम हल भी किसी काम में ना आ सका, क्योंकि ये टकराव सामने से नहीं साइड से हुआ था और साइड में सिंगल लेयर ही थी। टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस ने जब इसका जायजा लिया तो उन्हें पता चला कि टाइटैनिक के 6 कंपार्टमेंट डैमेज हो चुके हैं और उन कंपार्टमेंट में तेजी से पानी भरता जा रहा है। ये सुनकर कैप्टन अब घबरा चुके थे, क्योंकि सिर्फ 4 कंपार्टमेंट के भरने तक ही टाइटैनिक तैर सकता था, लेकिन टाइटैनिक के 6 कंपार्टमेंट भर चुके थे, जिसे अनसिंकेबल कहा जा रहा था। अब वो कुछ ही देर में डूबने वाला था।
थॉमस ने बताया कि अब उनके पास सिर्फ 1 या 2 घंटे का ही टाइम है, उसके बाद जहाज पानी के अंदर डूब जाएगा। जो पैसेंजर टाइटैनिक के अंदर मौजूद थे, अब उनके दिल में कहीं न कहीं ये बात आ चुकी थी कि अनसिंकेबल टाइटैनिक अब कुछ ही देर में डूबने वाला है। ऐसे में कैप्टन स्मिथ रेडियो ऑपरेटर फिलिप्स को ये ऑर्डर देते हैं कि वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे। अब जहाज में कंपार्टमेंट से ऊपर पानी आने लगा और पूरी टीम पंप के जरिए पानी निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टकराव के कुछ ही देर बाद 13,500 लॉन्ग टन पानी टाइटैनिक के अंदर भर चुका था। टाइटैनिक के हर पंप की कैपेसिटी सिर्फ हर घंटे 1700 लॉन्ग टन पानी निकालने की ही थी। जहाज के अंदर जिस तेजी से पानी बढ़ रहा था, उसे पंप के जरिए निकालना इम्पॉसिबल था। ये सब जानते हुए भी क्रू टीम पानी को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहे थे और पैसेंजर को बचाने के लिए लाइफ बोट को समंदर में उतारा जा रहा था। लेकिन टाइटैनिक में 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे, जिसमें कुछ लाइफ बोट की कैपेसिटी सिर्फ 65 लोगों की ही थी, जो कि पैसेंजर को बचाने के लिए काफी नहीं थी। इस तरह इन 20 बोटों के जरिए लगभग 1200 लोगों को ही बचाया जा सकता था, जबकि जहाज पे 2200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। रात के 12:20 पे फिलिप्स की लगातार कोशिश के बाद कारपेटिया शिप को टाइटैनिक का डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है। सिग्नल मिलते ही वो अपनी डायरेक्शन टाइटैनिक की तरफ मोड़ देते हैं, लेकिन सवाल ये था कि क्या कारपेटिया शिप टाइटैनिक के पास सही वक्त पर पहुंच जाएंगी, क्योंकि वो टाइटैनिक से 107 किलोमीटर की दूरी पर था और अगर जहाज अपनी पूरी फुल स्पीड में भी चलता तो उसे ये डिस्टेंस कवर करने में लगभग 3 घंटे लग जाते थे। लेकिन टाइटैनिक के पास इतना वक्त बचा ही नहीं था। फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहे थे और दूसरी तरफ कुछ क्रू मेंबर आसमान में डिस्ट्रेस रॉकेट उड़ा रहे थे ताकि आसपास के जहाज उनकी मदद के लिए आ सके। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ कोई जहाज मौजूद ही नहीं था जो टाइटैनिक की मदद कर पाता। लगभग 12:45 पर पहली लाइफ बोट को समंदर में उतार दिया जाता है, जिसमें सिर्फ 27 लोगों को ही बिठाया जा सका अफरा तफरी की वजह से। जैसे जैसे टाइटैनिक में पानी बढ़ता जा रहा था, वो आगे की तरफ पानी में धंसता जा रहा था। जहाज का झुकाव जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट में जगह बनाने लगा। लोगों में इतनी अफरा तफरी मच गई कि लोग जान बचाने के लिए उतरती बोट में छलांग लगाने लगे। इस दौरान लाइफ बोट में फर्स्ट क्लास पैसेंजर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही थी और सबसे बुरा हाल तो थर्ड क्लास पैसेंजर का था। रात के करीब 2 बजे जब आखिरी लाइफ बोट उतारी गई तो जहाज में अब भी 1500 लोग मौजूद थे और ये आखिरी लाइफ बोट थी। इस वजह से इन 1500 लोगों में खौफ का माहौल और अफरा तफरी मच चुकी थी और जिनको तैरना आता था उन्होंने डायरेक्ट समंदर के अंदर छलांगे लगाना शुरू कर दी। लेकिन समंदर में तैर के भी ये लोग कितनी देर तक बच सकते थे, क्योंकि समंदर का पानी -2 डिग्री सेल्सियस ठंडा था। ये पानी इतना ठंडा था कि कोई भी इंसान इसमें सिर्फ 30 मिनट तक ही जिंदा रह सकता था। अब टाइटैनिक में पूरी तरह से पानी भर चुका था और उसका सामने का हिस्सा पूरी तरह से अंदर पानी में धंस चुका था और पिछले वाला हिस्सा पानी के काफी ऊपर आ चुका था। अब टाइटैनिक समुद्र में कभी भी डूब सकता था। 2:17 पे फिलिप्स लगातार कारपेटिया शिप के कांटेक्ट में थे, लेकिन अचानक 2:18 पे पानी ज्यादा भरने की वजह से शिप में एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से फिलिप का कारपेटिया शिप से कांटेक्ट टूट जाता है और जहाज की पूरी लाइट चले जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। जहां लाइफ बोट में बैठे लोग अपने आप को संभालने में लगे थे और जो लोगों ने पानी में छलांग लगाई थी वो -2 डिग्री में अपनी जान बचाने में लगे हुए थे और टाइटैनिक में बैठे हुए लोग अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। अब ये मंजर और भी ज्यादा खौफनाक तब हो जाता है जब ज्यादा प्रेशर की वजह से टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट जाता है और करीब 2:20 पर देखते ही देखते टाइटैनिक जहाज अटलांटिक ओशन में डूब जाता है, जिसे अनसिंकेबल कहा जाता था। जिस जहाज को बनाने में 3 साल का वक्त लगा था, उसे डूबने में 3 घंटे भी नहीं लगे। अनसिंकेबल टाइटैनिक अब पूरी तरह से समुद्र में धंस चुका था। जो लोग जहाज में मौजूद थे वो जहाज डूब जाने की वजह से वो भी पानी के अंदर डूब गए और मर गए, और जो लोग छलांग लगा के ठंडे पानी में कूदे थे वो भी ठंडे पानी की वजह से जमकर मर गए। टाइटैनिक के डूबने के 1.5 घंटे बाद सुबह करीब 3:30 बजे कारपेटिया शिप वहाँ पहुँचता है, लेकिन उसे वहाँ टाइटैनिक का कोई नामो निशान नहीं मिलता। बस उस लाइफ बोट पे मौजूद 700 लोग दिखते हैं और ढेर सारी लाशें मिलती है। इन 700 लोगों को कारपेटिया शिप के जरिए रेस्क्यू किया जाता है। इस हादसे के बाद कई सारे सवाल खड़े हुए, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। पहली इंक्वायरी 19 अप्रैल से 25 मई के बीच यूएस ने की।
इसके बाद एक और खुलासा हुआ जब पता चला कि टाइटैनिक में मौजूद 2200 लोगों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि उसके करीब 37 किलोमीटर की दूरी पर एक जहाज एसएस कैलिफोर्निया मौजूद था। ये वही जहाज है जिसकी वार्निंग के बाद फिलिप्स ने उससे कनेक्शन तोड़ दिया था, और जब इस एसएस कैलिफोर्निया शिप ने वहाँ रात को रुकने का डिसीजन लिया तो उसने रेडियो सिस्टम को भी रात में बंद कर दिया था। और जब टाइटैनिक के डिस्ट्रेस रॉकेट एक क्रू मेंबर को नजर आए तो उसने कैप्टन को इसकी खबर दी, लेकिन कैप्टन स्टैनली ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर वो कोई एक्शन लेते तो शायद उन लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी लोगों में कई सवाल उठते हैं कि अनसिंकेबल जहाज आखिर डूबा कैसे। इन्वेस्टिगेटर ने 70 साल बाद इस जहाज के मलबे को ढूंढा जो कि अटलांटिक ओशन में मौजूद है, और पता किया कि ये जहाज डूबा कैसे। ये चीज सच्ची कहानी है अनसिंकेबल टाइटैनिक जहाज की। इसके बाद और कई राज खुले। जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।